Leadership, and this is chapter 8 Vital Villages and Thriving Towns of class 6th history. So चैप्टर स्टार्ट करते हैं छोटी सी स्टोरी के साथ. तो इस स्टोरी में क्या है, एक लड़का होता है प्रभाकर, वो एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पे जाता है जो लोगों का लोहे वगैरह काम होता है. और वो वहाँ पर जब उस स्मिथ को देखता है उस लोकल जो शॉप होती है उस पर, तो वहाँ पर एक स्मॉल बेंच होती है जिस पर कुछ जो टूल्स होते हैं आयरन के बने हुए वो रखे होते हैं और वो बेचने के लिए रखे होते हैं वो टूल्स. अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रूट्स इनटू अ शेप. और वो देखता है कि वहाँ पर दो आदमी एक लोहे को अच्छे से पहले उसको गर्म करके और क्या कर रहे हैं, उसको हीट करके उसको बीट कर रहे हैं और उसको एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं उस मेटल रोड को. इट वॉज़ वेरी हॉट एंड नॉइजी, बहुत ही गर्म होती है और वो नॉइजी तो होगी अगर जब उसको एकदम उसको बीटिंग करके कोई उसे शेप दी जा रही है अगर. एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग. और वो उस चीज़ को बहुत ही फैसिनेट होकर देख रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. ठीक है. वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे. वैसे तो जो आयरन का यूज़ है वो बहुत समय से हो रहा है. थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर अ पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ्स. हम जो भी अपने डेली लाइफ्स में यूज़ करते हैं चीज़ों को, उसमें ज़्यादातर चीज़ें स्टील की बनी होती है और स्टील के अंदर भी आयरन का मिक्सचर होता है. The use of iron began in a subcontinent around 3000 years ago, and some of the largest collection of iron tools and weapons were found in a megalith burials, and about which you read in chapter 4. तो chapter 4 में हमने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा था और उस टाइम पर भी एक अच्छा खासा कलेक्शन देखा जाता था आयरन टूल्स का और वेपन्स का. ठीक है. और ये कम से कम जो आयरन की जो बिगनिंग है वो स्टार्ट हो गई थी इस सब कॉन्टिनेंट पे 3000 ईयर्स एगो. ठीक है ना. तो 3000 साल पहले से हम आयरन का यूज़ करते आ रहे हैं. अराउंड 2500 ईयर्स एगो हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं कि आयरन के टूल्स को किस तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया था. इसके अंदर सबसे पहले हमें एक्सिस के बारे में पता चलता है जिनका यूज़ किया जाता था फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए. उसके बाद आयरन प्लग शेयर का, जो कि खेती में यूज़ किया जाता था हल वगैरह का. प्लग शेयर जो बना होता था ये मेनली किस लिए बनाया गया था, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हेल्प मिल सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज़्यादा वो क्या कर सके, उसका जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सके. तो इसीलिए प्लग शेयर को बनाया गया था. दूसरा देखते हैं अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन. और दूसरे स्टेप्स क्या लिए गए थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. तो देखिए सबसे पहले तो ज़रूरत है कि आप किसी भी जिस भी फील्ड पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको उस चीज़ को अच्छे से उसकी जुताई करनी पड़ेगी. ठीक है. तो उसके लिए प्लग शेयर को बनाया गया. अब और दूसरा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो, तो इरीगेशन अच्छा होना चाहिए, फील्ड में पानी प्रॉपर पहुँचना चाहिए. So, the kings and a kingdom you have been reading about could not have existed without the support of flourishing village. हम सब जानते हैं कि आज भी या उस ज़माने में भी जो किंग होते थे या किंगडम होते थे या आज कोई भी देश है वो उसके गाँव के बिना अधूरी है. अगर वहाँ के विलेजेस अच्छे से फ्लरिश करेंगे तो वो जो किंगडम है वो अपने आप ही फलता फूलता रहेगा. While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. ठीक है. तो ट्रांसप्लांटेशन का जो सिस्टम था उसको भी क्या किया गया, उसके थ्रू प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया, इरीगेशन का यूज़ होने लगा. इरीगेशन वर्क दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडिंग कैनाल, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक. तो इरीगेशन को बढ़ाने के लिए उस समय कैनाल्स बनाए गए. कैनाल्स क्या होता है, जैसे कोई रिवर जा रही है, ठीक है, ऐसा कोई जा रही है, उसको बीच में से काट दिया करते थे और उसका जो रास्ता है उसको चेंज कर दिया करते थे. तो ये इन्होंने यहाँ से कैनाल बना दिया. वेल का मतलब पता ही है, कुएँ वगैरह होते थे, टैंक्स होते थे कि कोई भी गड्ढा वगैरह खोद दिया और उसमें जो बारिश वगैरह का पानी है उसको कलेक्ट कर लिया. उसी तरह से बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाती थी. ठीक है. ये पिक्चर इधर साइड में दिखाई हुई है जिसमें आयरन टूल्स के जितने भी जो ऊपर टूल्स दिए हुए हैं ये सारे किस चीज़ के बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं, अलग अलग शेप्स दी हुई है. ठीक है. चूज़ द राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर, सिकल, टोंग, एक्स. ठीक है. तो इसमें आपको अलग अलग पिक्चर दी हुई है कि इसमें क्या चीज़ क्या है. जैसे कि इसमें जो सिकल है वो क्या है, तो ये बीच वाली जो फिगर है आपकी ये सिकल है. और उसके बाद टोंग क्या है, इसमें ये जो ऊपर वाली पिक्चर है आपकी ये टोंग्स है और उसके बाद है एक्स. ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग पिक्चर्स हैं जो कि आयरन या स्टील की बनी होती थी. आगे देखते हैं. If we look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation work are mentioned. Fill in the rest by using the following phrases. Labor is provided by the people. Farmer also benefit because crop production more certain. Farmer have to increase production to pay taxes and king provide money and plan irrigation work. ठीक है. तो सबका कहीं ना कहीं पूरा कंट्रीब्यूशन चलता था. जो लेबर थी वो प्रोवाइड की जाती थी. जो फार्मर्स है अगर उनको भी बेनिफिट मिलेगा, अगर जो क्रॉप प्रोडक्शन है अगर वो अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी बेनिफिट होगा. जब उनका बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो वो जो टैक्स हैं वो भी दे पाएंगे अच्छे से और किंग
भी इस चीज़ के लिए मनी प्रोवाइड करता था, इरिगेशन वर्क के लिए प्लान वगैरह बनाता था। तो कहीं ना कहीं सब मिलके इस काम को क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी, सब अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तभी जाके कोई किंगडम अच्छे से स्टैब्लिश हो पाएगा और फ्लरिश हो पाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। Who lived in the villages? There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the northern part of the subcontinent. चाहे इंडिया का साउदर्न पार्ट हो चाहे नॉर्दर्न पार्ट हो सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर आपको हर जगह 3 तरह के लोग दिखाई देते थे किसी भी गांव में। पहले अगर हम तमिल रीजन की बात करें, साउथ में जाके यहाँ पर तमिल रीजन की बात करें, तो इसमें जो बड़े बड़े लार्ज लैंड ऑनर्स होते थे उनको बोलते थे वेलार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी चाहिए ये। लार्ज लैंड ऑनर्स को क्या बोलते थे, वेलार बोलते थे। जो ऑर्डिनरी प्लग मैन थे, है ना, जो थोड़ा बहुत जिनकी खेती बाड़ी हुआ करती थी, उसको क्या बोलते थे, उजावर बोलते थे। और जो लैंडलेस लेबर होती थी, जिसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी, जिसमें हम स्लेव्स को भी रख सकते हैं इस लैंडलेस लेबर के आगे, कि ये वो लोग थे जो दूसरों की ज़मीनों पे काम किया करते थे। ठीक है, इनको क्या बोलते थे, कड़ई सियार बोलते थे या फिर आदिमाई बोलते थे। ठीक है, तो जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी उनको वेल्लार बोलते थे तमिल में। जो ऑर्डिनरी प्लगमैन होते थे उनको उजावर बोलते थे, और जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी या स्लेव्स होते थे उनको कड़ई सियार या फिर आदिमाई बोलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट देखते हैं अपनी कंट्री का, तो उसमें जो विलेज के जो हेडमैन होते थे उसको बोलते थे ग्राम भोजका। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में जितने भी गांव थे उनमें जो लीड करता था किसी भी गांव को, जो विलेज का हेडमैन बोलते थे जिनको, उनको उस समय क्या नाम दिया जाता था, ग्राम भोजका। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो फैमिली के में जो मैन होता था, है ना, उसी को ये पोजीशन मिलती थी। और ये जो पोजीशन थी ये हेरिडिटरी होती थी, कि अभी जो काम दादा ने किया वो उसका बेटा करेगा, फिर वो उसका पड़पोता करेगा, पोता करेगा। इस तरह से वो जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी। ठीक है, तो द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। तो ग्राम भोजका ज़्यादातर वही होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन वगैरह होती थी। जो लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे उसी को ग्राम भोजका बना दिया जाता था। जनरली ही हैड स्लेव्स हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड। और वो इतना बड़ा लार्जेस्ट लैंड ऑनर है तो उसके अपने खुद के स्लेव्स भी होते थे, रखता था वो, और अपने उन स्लेव्स की हेल्प से वो जो बाकी की ज़मीन वगैरह है उससे वो उनसे काम करवाता था। बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था ये। जो किंग था, किंग भी उन्हीं लार्जेस्ट जो लैंड ऑनर्स होते थे ग्राम भोजका, उन्हीं को यूज़ करता था गाँव से टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। और वो एक तरह से जज का काम भी करता था वो जो ग्राम भोजका था, और पुलिस वाले का काम भी वही करता था उस गांव में। तो मतलब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांव के ऊपर वो उस ग्राम भोजका की होती थी, चाहे टैक्स वाला काम हो, चाहे जजमेंट वाला काम हो, चाहे एक पुलिस वाला काम हो। ग्राम भोजिका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नॉन एज द गृहपति। ग्राम भोजिका की तरह और भी दूसरे इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे गांव में जिनको बोलते थे गृहपतिस। ठीक है, ये क्या होते थे, ये स्मॉल लैंड ऑनर्स होते थे। बड़े जो लैंड ऑनर्स होते थे वो ग्राम भोजिका मैंने आपको बता दिया, और दूसरे होते थे गृहपति जिनके पास स्मॉल लैंड का पार्ट होता था कोई। एंड देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दासा एंड कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड। ठीक है, और बाकी जो वुमेन होती थी या कुछ आदमी होते थे जिन्हें दास वगैरह बोलते थे, वो उनके पास अपनी कोई लैंड वगैरह नहीं होती थी, और उनको बोलते थे दास या फिर कर्मकारा, जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं है। हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन अ फील्ड ओन बाय द अदर्स। तो वो जो भी काम करते थे वो दूसरों की ज़मीनों पर करते थे और उसी से उनका खर्चा वगैरह चलता था। In most villages there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter and weaver. बहुत सारे गांव ऐसे थे कि जहाँ पर जो क्राफ्ट पर्सन है, जैसे कि जिसमें ब्लैक स्मिथ हो गया, लोहार हो गया, या फिर जो मिट्टी से बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं वो होते हैं, कारपेंटर, वीवर, इस तरह के क्राफ्ट पर्सन भी होते थे। आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो एक तमिल में जो सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट वर्क था और जो फेमस भी हुआ वो था संगम लिटरेचर। अब ये संगम जो लिटरेचर थी ये 2300 ईयर्स एगो पहले इसको कंपोज किया गया था। ये जो संगम है ये एक तरह का टेक्स्ट है, ठीक है ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है। दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबली। तो इस चीज़ को जो कंपोज किया गया उसके लिए, या फिर जो कंपोज किया गया या कंपाइल किया गया उसे एक असेंबली के थ्रू किया गया। ठीक है, इस असेंबली में क्या होता था कि जो मदुराई के जो लोग थे, जो तमिल में मदुराई वाला पार्ट था, वहाँ के जो लोग थे, जो अलग अलग किंग वगैरह थे या जो पोइट्स थे, वो वहाँ पर इकट्ठा होते थे, और जो भी उनके लिटरेचर वर्क होता था, जो भी उनका टेक्स्ट वर्क होता था, उस चीज़ को एक साथ जोड़ के उन्होंने इस संगम लिटरेचर को बनाया। द तमिल टर्म मेंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। तो तमिल जो टर्म है इसका भी जिक्र हमें संगम लिटरेचर के अंदर मिलता है।
ठीक है। तो जो अगर आपसे कोई पूछे कि जो संगम लिटरेचर है इसका कंपोजिशन और इसका जो कंपाइलेशन है वो किस असेंबली के अंदर हुआ, तो संगम के अंदर हुआ, और ये कहाँ पर हुआ था, मदुराई में। ठीक है, तमिल में जो सिटी है मदुराई, जो सिटी थी उस समय साउथ में, वहाँ पर उसका कंपाइलेशन और कंपोजिशन हुआ था। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरी, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड द आर्कियोलॉजी। अब हम देखते हैं उस समय की जो स्टोरीज रही हैं, ट्रैवलर्स रही हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, मूर्तिकार है ना, और वो आर्कियोलॉजिकल जो आज उन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यू मे हैव हर्ड ऑफ द जताका, देयर वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। तो देखो जो जताका के बारे में आपने सुना होगा, इसके अंदर क्या है, मेनली इसके अंदर स्टोरीज को कंपोज किया गया है जो कि ऑर्डिनरी पीपल के थ्रू, और ये जो रिटर्न डाउन हुई है, जो इसको प्रिजर्व किया गया है, वो किसने किया है, बुद्धिस्ट मॉन्क ने। जो बुद्धिस्ट संत वगैरह होते हैं उन्होंने जटाका स्टोरीज को बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके लिखा है, जो उस समय ऑर्डिनरी पीपल्स के थ्रू लिखी जाती थी। ठीक है, जो बताती हैं उस समय के बारे में कि उस समय जो पुअर मैन था वो किस तरह धीरे धीरे अमीर हुआ, या उनकी लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती थी। द क्लेवर पुअर मैन। अब देखो ये एक स्टोरी है, इसको मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही क्लेवर पुअर यंग मैन होता है। ठीक है ना, वैसे तो स्मार्ट होता है लेकिन बहुत गरीब होता है, एक यंग मैन होता है। ठीक है, वो एक शहर में रहता है, उसके पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा होता है और उसके पास कुछ नहीं होता। वो जाता है एक के पास, एक होटल में एक आदमी काम कर रहा होता है, उसके पास जाता है, वो कहता है कि आप मुझे 1 कॉइन देकर मेरा ये मरा हुआ चूहा खरीद लो अपनी बिल्ली के लिए। ठीक है, ऐसे ही करता है फिर वो। फिर एक दिन क्या होता है, एक तूफान आता है, और उस तूफान में जो किंग का जो गार्डन होता है वहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस, लीव्स है ना, मतलब वो जो उनका गार्डन होता है वो पत्ती वगैरह से और जो लकड़ियाँ होती है छोटी मोटी, उनसे क्या होता है, उसका जो पूरा गार्डन होता है राजा का वो ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब जो गार्डनर होता है वो सोचता है कि अब मैं इसको कैसे साफ़ करूँ, है ना, बहुत ज़्यादा सब कुछ मैसअप हो जाता है। तो यंग मैन क्या बोलता है उस गार्डनर से कि ठीक है आपका ये गार्डन मैं साफ़ कर दूंगा, लेकिन इसके बदले यहाँ पर जो वुड है, जो छोटी छोटी जो लकड़ियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो आप मुझे दोगे। गार्डनर मान जाता है, कहते ठीक है। तो जो वो यंग मैन होता है वो वहाँ आसपास खेल रहे सभी बच्चों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि जितनी भी ये स्टिक पड़ी हुई हैं, इसमें छोटी छोटी जो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इनको अलग सेपरेट कर दो, और जो पत्तियाँ वगैरह है उनको अलग सेपरेट कर दो, है ना, सब दोनों चीज़ को अलग अलग कलेक्शन बना दो दोनों का, और इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा, मिठाई दूंगा। अब क्या होता है, वो नीटली ये सारे काम वो बच्चे कर देते हैं। अब उसके बाद वो क्या करता है, जस्ट देन द किंग स्पॉटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर अ फ्यूल विद विच टू बेक हिज पोट। अब वो अपना तो काम करवा लेता है कि लकड़ियाँ इकट्ठी करवा ली और वो सब करवा लिए। अब उसके पास तभी कौन आता है, एक वो होता है जो बर्तन वगैरह बनाता है, कुम्हार होता है। उस कुम्हार को अपने बर्तनों को पकाने के लिए उसको लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। अब वो आके उसी यंग मैन से टकरा जाता है और वो यंग मैन उसको ऑफर करता है कि ठीक है अगर आप मुझे पैसे दोगे तो ये आप जो मेरे पास जो लकड़ियाँ हैं वो आप ले लो। तो इस तरह से वो छोटी छोटी लकड़ियों को यूज़ कर लेता है अपने फ़ायदे के लिए। यंग मैन अब दूसरा एक और प्लान बनाता है, वो एक पानी का बड़ा सा जार लेके जाता है। सिटी गेट होता है जो उस शहर का जो सिटी गेट होता है, वहाँ पर जाके एक बहुत बड़ा पानी का जार लेके जाता है पानी भर के, और वहाँ पर 500 जो ग्रास कटर्स होते हैं, जो कि घास काटने वाले जो लोग होते हैं, उनको जाकर पानी पिलाता है। अब जो घास काटने वाले लोग हैं वो उस यंग मैन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो जो ग्रास कटर होता है वो उस यंग मैन से बोलते हैं, और वो यंग मैन उनको क्या बोलता है कि ठीक है जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद वो जो यंग मैन है वो एक ट्रेडर को अपना दोस्त बनाता है, और वो जब ट्रेडर को अपना दोस्त बनाता है तो ट्रेडर उससे बोलता है कि कल एक हॉर्स डीलर आ रहा है 500 घोड़े लेकर अपने, ठीक है ना। और जो यंग मैन होता है वो फिर, अब ये जो बात होती है कि कल को एक डीलर आ रहा है, हॉर्स डीलर आ रहा है अपने 500 घोड़ों के साथ, तो वो ये बात सुनकर किसके पास जाता है, ग्रास कटर्स के पास, जिसको उसने पानी पिलाया था, क्योंकि अब टाइम आ गया था कि वो उनसे हेल्प मांगे। वो उनसे क्या बोलता है कि मुझे आप सबसे क्या चाहिए, ग्रास चाहिए, ग्रास के बंडल चाहिए। अब वो 500 लोगों को पानी पिलाता है तो उसके बदले उसे 500 बंडल मिल जाते हैं, क्योंकि हर एक ग्रास कटर एक एक बंडल उसको दे देता है, तो उसके पास 500 बंडल हो जाते हैं। और वो कहता है कि जब तक मेरे सारे जो ग्रासेस है जब तक वो नहीं बिक जाती है तब तक आप में से कोई भी अपनी ग्रासेस किसी को भी नहीं बेचेगा, ठीक है ना। आपके पास जो भी कोई वो हॉर्स डीलर अगर आता है तो आप उसको अपनी जो घास है वो नहीं बेचोगे जब तक मेरी घास नहीं बिक जाती सारी। वो मान जाते हैं, कहते ठीक है। और इसी तरह जब वो हॉर्स डीलर को कहीं से घास नहीं मिलती है तो वो सारी की सारी उसे घास किससे खरीदनी पड़ती है, उस यंग मैन से खरीदनी पड़ती है। और जब वो उस यंग मैन से घास खरीदता है तो उसको उसके बदले क्या देता है, पूरे 1000 कॉइन्स देता है। तो आप देख रहे हो मतलब कितना होशियार इंसान था ये, इसके पास कुछ भी नहीं था, एक मरा हुआ चूहा था, और इसने अपनी बुद्धि लगा के इसने 1000 कॉइन तक का सफर तय कर लिया, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी।
वी कैन यूज़ अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज़। तो दूसरे भी हमारे पास एविडेंस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय सिटीज़ में कैसी हालत थी। जो मूर्तिकार होते थे, ठीक है ना, वो लोगों को बिल्कुल, जो लोगों का जो टाउन कैसे होते हैं, विलेजेस कैसे होते हैं, ठीक है ना, फॉरेस्ट कैसे होते हैं, तो वो अपने सीन में ना अच्छे से उन सब चीज़ों को दिखाते थे। ठीक है, बहुत सारे जो स्कल्पचर है वो क्या कैसे बनाए हुए हैं, रेलिंग्स को डेकोरेट किया हुआ है, जो पिलर्स होते थे उनको डेकोरेट किया हुआ है, या फिर जो बिल्डिंग का गेट होता था, गेट में बिल्कुल एंट्रेंस होता था जहाँ पर लोग आते थे, वहाँ पर वो उस चीज़ को बिल्कुल अपनी जो उनकी आर्ट होती थी उससे वो क्या करते थे, उसको शो करते थे। आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी किस तरह की वो जो कार्विंग वगैरह किया करते थे। ये एक स्कल्पचर है जो कि सांची से मिलता है, ठीक है, अ साइट ऑफ स्तूप इन मध्य प्रदेश शोइंग अ सीन इन अ सिटी। तो इस पिक्चर में जो ये इस तरह की जो वॉल होती थी, इस पे ना पूरा का पूरा डिज़ाइन बना दिया करते थे कि किस तरह से शहर होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी ब्रिक्स के भी बने होते थे, वुड के भी बने होते थे, स्टोन के भी बने होते थे, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के बनाना चाह रहे हैं। मैनी ऑफ द सिटीज़, देखो इसमें देखो इस तरह का डिज़ाइन भी दिखाया हुआ है, देखो इस तरह से होते थे, दिखा रखा है ना ये पूरा कि कैसे होते थे। तो यहाँ पर वो इन वॉल्स पर ही पूरा शो कर दिया करते थे कि उस समय के जंगल कैसे होते थे, लोग किस तरह काम करते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, जो वो देखते थे वो पूरा का पूरा वो इन वॉल्स पे क्रिएट कर दिया करते थे। आगे देखते हैं। Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capital of the महाजनपद that you learned about the chapter 5। अब देखो जो बड़े बड़े किंगडम होते थे, जो महाजनपद होते थे, उनकी मेनली कैपिटल सिटी वही होती थी कि जो सिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, है ना, वही उसी सिटी को वो कैपिटल बना दिया करते थे। एज वी हैड सीन सम ऑफ दिस सिटीज़ वर सराउंडेड बाय द मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल, इसीलिए जब वो सिटीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी तो वो उसके पास बड़ी बड़ी दीवारें बना दिया करते थे। In many cities, archaeologists found rows of pots or ceramic rings arranged one top of the other। तो बहुत सारे जो शहर हैं उनमें लोगों को कैसी, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उस पर उनको कैसी चीज़ें दिखाई दी हैं, इस तरह से रिंग फॉर्म में, ये रिंग फॉर्म में जो वॉल्स वगैरह इस तरह से बनी हुई दिखाई दी हैं। अब ये जो रिंग वेल्स हैं ये किस लिए यूज़ की जाती थी, या तो कभी कभी टॉयलेट के लिए यूज़ की जाती थी, या फिर ड्रेन या फिर जो गार्बेज डंप वगैरह जो कूड़ा वगैरह होता है उनको डालने के लिए। द रिंग वेल आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउस, कभी कभी ये एक अकेले अकेले घर में भी मिलती थी, ठीक है ना, कि हर घर में इस तरह की अलग से रिंग वेल बनी हुई है। वी हैव हार्डली एनी रिमेन ऑफ पैलेसेस, मार्केट और होम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। बड़े बड़े जितने भी राजमहल या मार्केट वगैरह होती थी वो बड़े बड़े किंग्स की होती थी, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी ऐसा कुछ होता था, इस चीज़ के कोई रिमेन्स नहीं मिलते हैं। Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists, some made up of wood, mud, brick, thatch may not have survived। हो सकता है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं क्या पता पैलेसेस वगैरह या मार्केट वगैरह होती हो ऑर्डिनरी पीपल की भी, लेकिन वो इतनी मतलब ऐसे नहीं बनाई गई जिस तरह से किंग्स वगैरह की बनाई गई। हो सकता है कि वो मिट्टी की बनाई गई हो, जो मिट्टी की ब्रिक्स होती हैं, है ना, या फिर वुड की बनाई हुई हो, इसीलिए वो शायद टाइम के साथ आते आते वो सब खत्म हो चुकी हैं। Another way of finding out about early cities from the account of sailor and the traveler who visited them। हमें बहुत से अकाउंट्स ऐसे भी मिलते हैं जो कि हो सकता है कि बाहर से पहले कोई लोग घूमने आए हो, यहाँ पर ट्रैवल करने आए हो, तो वो यहाँ की जब चीज़ें देखते थे तो कुछ लिख के चले जाते थे, तो हमें वो वाले अकाउंट भी मिलते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इंडिया को जानने के लिए, ठीक है। जैसे ग्रीक सेलर वगैरह आते थे यहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स वगैरह घूमने के लिए। ये स्टोरी है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये देखते हैं पंच मार्क कॉइन क्या होता है। देखो पंच मार्क कॉइन वाज जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर राउंड इन अ शेप, आदर कट आउट मेटल शीट और मेड अप ऑफ अ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। तो जो पंच मार्क कॉइन होते थे कभी कभी रेक्टेंगुलर शेप में भी होते थे, स्क्वायर शेप में भी होते थे, राउंड भी होते थे, ठीक है ना, कभी कभी मेटल को अच्छे से फ्लैट करके या फिर स्फेरिकल बॉडी वाली शेप में भी होते थे। जो कॉइन होते थे वो इनस्क्राइब नहीं होते थे, बल्कि उन पर एक तरह की स्टैंप लगाई जाती थी और उनको सिंबल या उनको पंच किया जाता था। ये आप देख रहे हो, ये वाली पिक्चर देख रहे हो, तो पहले कोई इस तरह की स्टैंप होगी और फिर उस स्टैंप को इस कॉइन पे इस तरह से जैसे कहते हैं ठप्पा लगा देना, इस तरह लगा के और उसको ये शेप दे दिया करते थे, ये डिज़ाइन दे दिया करते थे, तो इन्हीं को बोलते थे पंच मार्क कॉइन, ठीक है। तो ये एक स्टैम्प की मदद से ये सिंबल इन पे बनाया जाता था। दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन एंड दीज कॉइन आर फाउंड ओवर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरी। तो इस तरह के कॉइन बहुत सारे मिलते हैं सब कॉन्टिनेंट पे और काफ़ी लेट तक इनका सर्कुलेशन चला है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी खत्म हो गए, नहीं, एक काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरह के कॉइन चले हैं। You may have noticed how wealth is measured in terms of coin in the story on page number 82। तो पेज नंबर जो 82 है उस पर देखेंगे। Archaeologists have found several thousands of coin to this period and the earliest coin which were in use for about 500 years were punch mark coin। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे thousands of coin मिलते हैं इस पीरियड के जो मेनली ज़्यादातर पंच मार्क कॉइन है, ठीक है।
ये देखिए पिक्चर में देख लीजिए आप किस तरह के होते थे। ये एक पोयम है कि किस तरह से चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। cities with many function, very often a single town was important for variety of reason। उस समय जो भी एक सिंगल टाउन होता था ऐसा नहीं था कि वो किसी एक ही रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता था या फिर इम्पॉर्टेंट होता था, नहीं, बल्कि उसकी बहुत सारी चीज़ें उस टाउन में ऐसी होती थी कि जिसकी वजह से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता था। तो इसमें हम एक एरिया लेते हैं मथुरा। मथुरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हो जाता है कम से कम आज से 2500 ईयर्स एगो। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक तो ये ऐसी जगह पर था कि जहाँ से ना बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट ईस्ट से, मतलब ये मथुरा है तो यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट से भी जो लोग आ सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना, नॉर्थ से भी नॉर्थ से भी आ सकते थे, साउथ से भी आ सकते थे। हम कहते थे कि सेंटर वाला पार्ट बन चुका था, इसीलिए इसका फोर्टिफिकेशन वगैरह भी कर दिया था और आसपास इसके अच्छे अच्छे फोर्ट्स वगैरह बना दिए थे। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बहुत सारी आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है ना। फार्मर्स हर्डर भी यहाँ पर इस वाले एरिया में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि पीपल के जो शहर में रहने वाले जो लोग थे उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे। मथुरा एक सेंटर पार्ट था और यहाँ पर जो स्कल्पचर थे वो बहुत ही फाइन थे, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर जो मूर्ति कला थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण। कुषाण की सेकंड कैपिटल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे मथुरा, ठीक है। तो आज से 2000 साल पहले से पहले कुषाण की जो सेकंड कैपिटल थी वो मथुरा बनी थी, ठीक है। मथुरा वॉज अ रिलीजियस सेंटर। मथुरा को रिलीजियस सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, जो बुद्धिस्ट के जो मठ वगैरह होते हैं, जो जैन के श्राइन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है वो है वर्शिप ऑफ कृष्णा, ठीक है ना। कृष्ण भगवान को यहाँ पर बहुत मानते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे यहाँ पर उनके। सेवरल इंस्क्रिप्शन और सरफेस सच एज अ स्टोन स्लैब एंड स्टैचू हैव बीन फाउंड इन मथुरा। तो आपको यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगी जो कि स्टोन पे बनी हुई हैं, स्लैब्स पे लिखी हुई हैं, स्टैचू भी हैं मथुरा के अंदर, आपको ये सब चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। Generally, these are the short inscription recording gift made by man टू मोनास्ट्री इन द श्राइन। तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है उन पे लिखा हुआ है कि किस तरह से जो उस समय आदमी होते थे या फिर कभी कभी जो औरतें भी होती थी वो मोनास्ट्री को या मठ वगैरह को क्या करती थी, उनको गिफ्ट प्रोवाइड करते थे वहाँ पर जो मॉन्क वगैरह रहते थे। दे वर मेड बाय किंग्स एंड क्वीन, ऑफिसर्स, मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। तो मेनली जो ये इंस्क्रिप्शन होते थे इनको लिखवाने वाले या तो राजा रानी हुआ करते थे या फिर जो बड़े बड़े वहाँ पर ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे। मतलब ये है कि जो भी अच्छे पैसे वाला इंसान होता था उस समय, रिच होता था, वो इस तरह की जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है वो लिखवाता था। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर, ठीक है। तो उन इंस्क्रिप्शन पे आपको जिक्र मिलता है मथुरा में रहने वाले और भी लोगों का, जो कि कोई सुनार था, कोई लोहार था, कोई वीवर था, कोई बास्केट मेकर था, है ना। तो जो लोग अलग अलग क्राफ्ट पर्सन्स थे उनके भी जिक्र मिलते हैं कि अब इससे क्या पता चलता है कि मथुरा में ये सारे काम भी उस समय हुआ करते थे। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, हमारे पास बहुत सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि उस समय क्राफ्ट वर्क भी होता था। एक्सट्रीमली फाइन पॉटर्स हमें उस समय के मिलते हैं जो कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होते थे, ठीक है ना, ब्लैक पॉलिश्ड होती थी ऊपर। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्दर्न नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमें नॉर्थ वाले पार्ट से मिलते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वाइव नहीं करती हैं क्राफ्ट की इस टाइम तक। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वॉज इंपॉर्टेंट। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि उस समय वो सारी चीज़ें थी, क्योंकि जबकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है उनके होने का, लेकिन हम जो टेक्स्ट फॉर्म में जो हमें उस समय की बुक्स वगैरह मिलती हैं उस बुक्स में उन सब चीज़ों का जिक्र है, तो हम उसी के बेसिस पे कहते हैं कि ये चीज़ें भी उस समय एग्जिस्ट करती होंगी, लोग इनका भी यूज़ करते होंगे, ठीक है। जिसमें जो क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग है वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही फेमस सेंटर था एक नॉर्थ में वाराणसी, मदुराई में साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ में इंपॉर्टेंट सेंटर वाराणसी था और साउथ में देखे तो मदुराई। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर, और दोनों ही सेंटर्स पे मैन और वुमेन दोनों काम करते थे, ठीक है। तो जो मदुराई और जो वाराणसी था वो अपने क्राफ्ट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, जहाँ पर मैन और वुमेन दोनों काम करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड द मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशन नॉन एज द श्रेणीज। तो जो क्राफ्ट पर्सन होते थे या जो मर्चेंट होते थे वो अपने एसोसिएशन बना लिया करते थे, ग्रुप्स बना लिया करते थे। उन ग्रुप्स को बोलते थे, उन एसोसिएशन को बोलते थे श्रेणी, ठीक है। तो किसके किसकी श्रेणी होती थी ये, कौन होते थे इसके एसोसिएशन मेंबर, क्राफ्ट पर्सन्स। जो ये श्रेणी होती थी क्राफ्ट पर्सन की, इनके अंदर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती थी, रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस किया जाता था और बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बनाते थे ये लोग, ठीक है। अच्छे से लोगों को सिखाना भी है, मटेरियल भी अरेंज करना है उनके लिए और फिर अच्छे से फिनिश प्रोडक्ट भी बनाना है। देन द श्रेणी ऑफ द मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और उसके बाद ये ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। अब जो प्रोडक्ट बन गया उसको बेच कर भी तो आना पड़ेगा।
तो श्रेणी आर सर्व एज अ बैंक वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी एंड दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड मोनास्ट्री। तो देखो ये श्रेणी एक काम और करती थी, ये बैंक की तरह भी काम करती थी कि यहाँ पर लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते थे और ज़रूरत पड़ने पे वो यहाँ से पैसे उठा भी लिया करते थे और फिर वापस कर दिया करते थे इंटरेस्ट के साथ, और वो इस पैसे को अपने रिलीजियस सपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते थे। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते थे उस पैसे को, या फिर जो मठ वगैरह होता है उनमें दान पुण्य के लिए भी इसको यूज़ करते थे। तो जैसे आजकल काम होता है ना बैंक्स वगैरह का, कि आप वहाँ पर पैसे जमा भी कर सकते हो और उनसे लोन भी ले सकते हो और फिर आपको बाद में उसे वापस करना होता है इंटरेस्ट के साथ। तो यही सारे काम उस समय कौन करता था, श्रेणी भी करते थे। अब ये देख लेते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या थे। तो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था ये हार्ड और व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर था, मतलब एक तरह का बर्तन होता था, जैसे कि हम वो व्हील होता है ना वहाँ पर जो कुम्हार वगैरह बर्तन बनाते हैं उस तरह से इसको बनाया जाता था, मतलब उस तरह का दिखता था ये, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शाइनी और ब्लैक सरफेस होता था, काफ़ी चमकता था। द पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्दन टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड हिज क्लेम विच रिजल्टेड इन अ ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। सेम ऐसी जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं वही होता था ये भी, लेकिन बाद में इसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर में भट्टी के अंदर इसको अच्छे से पका दिया जाता था, जिस वजह से ये ब्लैक हो जाता था, ठीक है। इसका जो आउटर सरफेस है वो एकदम काला हो जाता था। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस, और इसके ऊपर एक फाइन ब्लैक स्लिप लगा दी जाती थी जो बिल्कुल इसको मिरर लाइक शाइन करता था, है ना, बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाता था उससे ये। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड द वीवर। अब देखो जो स्पिनिंग और वीविंग करते थे उस टाइम पे धागा वगैरह काटने का जो काम करते थे उनके लिए कुछ रूल्स भी होते थे, और वो रूल्स लिखे थे अर्थशास्त्र में। मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र एक तरह की बुक थी उस समय, जिससे कि राज्य को किस तरह चलाना है, उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन थी। तो जो स्पिनिंग और जो वीविंग होती थी वो ज़्यादातर एक वर्कशॉप के अंडर होती थी, जिसको सुपरवाइज करते थे उन वर्कशॉप को जो स्पेशल ऑफिसर उस टाइम पे अपॉइंट किए जाते थे। इसके अंदर विडोज़ भी काम करती थी, जो विधवा औरतें होती हैं, यंग वुमेन भी काम करती थी, या फिर जो अलग तरह की जिनको कोई परेशानी है, तो मतलब हर तरह के इंसान इसमें काम करते थे, जो चाहे वो कोटेशियन भी है, मतलब कोर्ट में काम करता है। जो रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट होती थी किंग की, मतलब किंग का काम करती थी पहले वो, लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी है, वो भी इसकी मेंबर होती थी, ठीक है। या फिर जो रिटायर होने जा रही हैं वो सब भी इसमें काम किया करते थे, ठीक है। और काम क्या होता था, जैसे कि वूल को प्रोसेस करना, बार, कॉटन, हैम, फ्लैक्स, ठीक है ना, इस तरह के जो काम होते हैं वो सारे काम ये किया करती थी। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क। इनकी जो सैलरी होती थी वो डिपेंड करती थी कि ये किस तरह का काम कर रही है और कितना काम कर रही है ना। काम भी अच्छा होना चाहिए और ये भी देखा जाता था काम थोड़ा कर रही है या ज़्यादा कर रही है, उसी के हिसाब से इनको पैसे मिलते थे। Women who are not permitted to their homes and send maid servant to bring the raw material from the superintendent। जिन औरतों को परमिशन नहीं होती थी कि वो बाहर जाकर काम करें या अपना घर छोड़े, तो वो उनको क्या किया जाता था, उनको घर पर ही उनका जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता था, तो वो घर से भी अपना काम कर सकती थी। ये काम कौन देखता था, सुपरिंटेंडेंट, जो कि एक स्पेशल ऑफिसर था जो इन सब कामों को अरेंज करवाता था। एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम, और यही काम था कि वो आपको वो घर तक सामान पहुंचाना है और फिर वहाँ से उस सामान को वापस भी मंगवाना। Women who can visit the workshop should go at down to give their work and receive their wages. There should be enough light to examine the work. In case superintendent look at the woman or talk about anything other than the work, he should be punished. अब देखो जो सुपरिंटेंडेंट था उसको सिर्फ इतनी ही परमिशन हुआ करती थी कि वो बस एक औरत से उस काम के बारे में बात करेगा जो औरत वहाँ उस काम को करने के लिए आई है। अगर कुछ और फालतू की बात करता हुआ दिखाई देगा तो उस आदमी को पनिश कर दिया जाएगा। इफ़ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर कोई वुमेन है वो अपना काम नहीं पूरा करती है तो या तो उसको फाइन लिया जाता था, ठीक है, या फिर उसका अंगूठा भी काट दिया जाता था। ऐसे ऐसे हार्श पनिशमेंट होते थे पहले। फाइन अरिकमेदु एक जगह है जो कि पुडुचेरी में है, ठीक है। और इसमें क्या है कि बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो अरिकमेदु एक कोस्टल सेटलमेंट था। कोस्टल सेटलमेंट का मतलब है कि जो भी समुद्र से लगा हुआ था, है ना, जो चीज़ें होती हैं ना जो भी किसी पानी वाले एरिया के बिल्कुल किनारे पे होती हैं, तो वहाँ पर वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड। और ये अरिकमेदु एक ऐसा सेटलमेंट था कि जहाँ पर बड़े बड़े शिप्स आते थे और अपने सामान को यहाँ पर उतार के जाते थे। वो दूर कहीं से सामान लेकर आते थे और यहाँ पर उतार के जाते थे। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at this site। इसीलिए उन सामान को रखने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस भी चाहिए जो गोदाम वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर वो ब्रिक स्ट्रक्चर होने के एविडेंस मिलते हैं। अदर फाइंड इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मॉडर्न रीजन मेडिटेरियन रीजन सच एज द एम्फोरे। तो यहाँ पर और भी चीज़ें आती थी दूर दूर से,
जिसमें पॉटरी वगैरह होती थी, मेडिटेरियन रीजन से आती थी। और इसमें एम्फोरे, एम्फोरे क्या होता है, एक डबल हैंडेड जार होता है, एक ऐसा जार जिसको आप दोनों तरफ से पकड़ सकते हो, और इसके अंदर लिक्विड होता था स्पेशल तरह का, जैसे कि कोई वाइन है या फिर ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे विदेश मतलब दूसरी जो कंट्रीज़ थी वहाँ से आती थी यहाँ पर। स्टैम्प रेड ग्लेज्ड पॉटरी, एक अलग तरह की रेड ग्लेज पॉटरी होती थी, वो भी आती थी, ठीक है, जिसको एरेंटाइन वेयर बोलते थे, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। तो कहाँ से आती थी ये अलग तरह की जो रेड ग्लेज पॉटरी थी, ये कहाँ से आती थी, ये इटली से आती थी, ठीक है। अभी जो हमने बताया कौन सा जो एम्फोरे था, डबल हैंडेड जार वाला था, ये कहाँ से आता था, मेडिटेरियन रीजन से आता था, ठीक है, ये मेडिटेरियन रीजन से आता था। और रेड ग्लेज जो पॉटरी थी वो कहाँ से आती थी, वो इटली से आती थी। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प मोल्ड, एंड दिस was yet another kind of pottery which made locally through Roman designer were used। तो जो रोमन डिज़ाइनर थे वो इस रेड ग्लेज पॉटरी को क्ले से बनाते थे, उसको प्रेस करके और फिर उसकी स्टैम्प से उसको शेप दिया करते थे। तो उनका अपना बनाने का तरीका था। तो रोमन वाले जो लोग थे वो इन सब चीज़ों को यहाँ सप्लाई कर देते, जिससे कि क्योंकि यहाँ पर भी इनकी डिमांड थी। रोमन लैम्प, ग्लासवेयर एंड जैम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द सिटी। तो रोमन का जो लैम्प होता था, ग्लासवेयर, उनकी बनी हुई और जो दूसरी चीज़ें होती थी वो इन साइट्स पे मिलती है। स्मॉल टैंक हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट यूज टू डाई क्लोथ, ठीक है ना। तो स्मॉल टैंक्स वगैरह भी मिलते हैं, और जहाँ पर हो सकता है कि वो समय कपड़े को डाई वगैरह करने के लिए उन टैंक्स का यूज़ करते हो। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स, बीड्स के भी एविडेंस मिलते हैं किस तरह बीड्स को बनाया जाता होगा फ्रॉम प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास, है ना। जो इंपॉर्टेंट स्टोन्स वगैरह होते हैं, ग्लास होते हैं, उनसे किस तरह से उन बीड्स वगैरह को बनाया जाता था। ये देखो यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शन दी हुई है जो तमिल और ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन है। सेवरल पीसीज ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शन इन ब्रह्मी विच वॉज यूज टू राइट तमिल, है ना। तो ये देखो, ये स्क्रिप्शन देखो, है ना, इस पे ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं अब रोम के बारे में। तो रोम क्या है, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है यूरोप की, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया मथुरा, वाराणसी, तो वैसे ही यूरोप में बहुत ही फेमस सिटी थी और सबसे पुरानी रोम नाम था जिसका, ठीक है। और इस सिटी के आसपास मतलब जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी ना गंगा के आसपास, उसी तरह जो रोम थी वो भी उस समय कैपिटल थी उस लार्जेस्ट एम्पायर की, और ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी यूरोप वाले एरिया में, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ठीक है। जो अगस्तस था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्परर था उस टाइम का, जो भी रूल करता था आज से 2000 ईयर्स एगो, और ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ बर्क एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो रोम है उसको बनाने वाला ही अगस्तस था, कि रोम जो इतनी सुंदर सिटी बाद में बनकर आई, इतनी डेवलपिंग मतलब स्टेज पे आई जब वो, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, अगस्तस की वजह से, ठीक है। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल एंड प्लेसेस, बाद में जो और रूलर्स आए उन्होंने क्या करा, टेम्पल्स ही बनवाए, बड़े बड़े यहाँ पर महल वगैरह बनवाए, और एम्फी थिएटर्स बनवाए। एम्फी थिएटर्स में क्या होता है कि इसमें लोगों के लिए शो वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पब्लिक बात रखी जाती हैं, ठीक है ना, लोग यहाँ पर मिलते हैं, रिलैक्स करते हैं। और बड़े बड़े जो चैनल वगैरह की वाटर सप्लाई जो चीज़ें थी, ठीक है, और सिटीज़ में कैसे पानी जाना है बाथिंग के लिए, फाउंटेन्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए, तो वो सारे अरेंजमेंट भी यहाँ पर किए गए, ठीक है। तो ये था रोम के हालचाल। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।